सर बादल सिंह बौद्ध जी, आज पुनः संविधान ज्ञान चर्चा में मुझे पुनः संचालन का अवसर प्रदान हुआ। इसके लिए बहुत बहुत पूरे संगठन को आभार है। तो आइए समय को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को हम लोग सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हैं। आवाज जा रही है? जी, अच्छी आ रही है। जी, आ रही आ रही। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। तो सभी को पुनः एक बार मैत्रीपूर्ण जय भीम कहते हुए मैं आज के संचालन की शुरुआत उन बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध साहब और कार्यकारी अध्यक्ष हमारे मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब और पूरे संगठन को बुद्ध और उनके धम्म का शिक्षा दे करके बहुत ही बेहतर प्रशिक्षण और निर्माण की बातों से प्रबुद्ध करने वाले परम आदरणीय आचार्य आदरणीय किशोर बौद्ध साहब और तमाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी संगठन के सभी बुद्धिजीवी साथियों और सभी प्रदेशों के प्रदेश संयोजक एवं समस्त जुड़े हुए साथियों को आज के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के ऑनलाइन वेबिनार, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा ऑनलाइन संविधान ज्ञान पर चर्चा होती है, और इस महत्वपूर्ण ऑनलाइन प्रोग्राम के सबसे बड़े सूत्रधार प्रबोधन करता परम आदरणीय माननीय असिस्टेंट प्रोफेसर धीमान साहब, जिनके शब्दों से, जिनके सरल वक्तव्यों से जुड़े हुए समस्त साथियों को संविधान की एक एक बिंदुओं को बहुत ही विस्तार पूर्वक सुनने का अवसर मिलता है। तो आइए हम लोग आज के कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय संस्थापक अध्यक्ष महोदय कि आज के प्रबोधन के लिए हमें अनुग्रहित करें अपने संक्षिप्त उद्बोधन से, फिर आगे का प्रबोधन हम शुरू कराएंगे। स्वागत है। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए हमारे आज की वेबिनार में मुख्य रूप से उपस्थित राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब, हमारे संविधान के प्रबोधनकार सम्मानित असिस्टेंट प्रोफेसर आरसी धीमान साहब, संचालक अशोक जी और सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि संविधान का ज्ञान भारत के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे, इस कोशिश में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने ये कार्यक्रम शुरू किया है। खुशी की बात है कि इसमें अपना बढ़ चढ़कर निःशुल्क अपना समय निकालकर हमें सहयोग कर रहे हैं अपने प्रबोधन के माध्यम से प्रोफेसर आरसी धीमान साहब, उनका बहुत बहुत आभार। मैं एक बात कहकर निवेदन करूंगा आगे के कार्यक्रम के लिए। देखिए, औषधि जो होती है, दवाई जो होती है, वो कड़वी होती है, इसलिए उसे खाने में लोगों की रुचि नहीं रहती, लोगों को ज्यादा उनका लगाव नहीं होता। लेकिन ये सच्चाई है कि औषधि शरीर के रोग को खत्म करती है और मनुष्य को स्वस्थ करती है, अच्छा करती है। ठीक इसी प्रकार से जो ज्ञान की चर्चा है, जैसे संविधान चर्चा है, तो ये हमारे मकसद को, हमारी बुद्धि को, अभी इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता होगा, लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता होगा, दिलचस्पी नहीं लगती होगी, लेकिन निश्चित रूप से आप ये मानकर चलिए कि ये वो औषधि है कि जो इसको पी लेगा वो इस देश का निर्माण करता बनेगा, इस देश का भाग्य विधाता बनेगा और एक भारत के संचालन का सफल नेतृत्व करता बनेगा। इसलिए हमें, हमारा मन लगे या न लगे, हमें ध्यान पूर्वक एक एक शब्द को सुनना चाहिए, गंभीरता पूर्वक उसका अध्ययन करना चाहिए और उसके बाद फिर अपने संपर्कियों में उसका वितरण करना चाहिए। ऐसा मेरा निवेदन है। आगे की कार्रवाई के लिए मैं अशोक जी से निवेदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय। आपके इस उद्बोधन के बाद हम आगे की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालित करते हैं और मैं सीधे बिना किसी अधिक औपचारिकता के
मैं आज के पुनः संविधान ज्ञान की चर्चा के लिए द वन एंड ओनली रिस्पेक्टेड असिस्टेंट प्रोफेसर माननीय आरसी धीमान साहब, मोस्ट वेलकम सर, ग्रेट वेलकम। आप आए और आज के संविधान ज्ञान की चर्चा अपने शब्दों से प्रारंभ करें। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। प्लीज सर, वेलकम। थैंक यू, धन्यवाद। Bring the joy. Be loud, be proud. सर वीडियो ऑन कर लें दीवान साहब। विजय कुमार जी, आपने छेड़छाड़ कर दी, छेड़छाड़ न कर। आपसे निवेदन है, मुझे दिख रहा है विजय कुमार जी ने छेड़छाड़ की है। आपसे निवेदन है कि स्क्रीन को बिल्कुल भी न छुए, बिल्कुल आराम से बैठे पास में मोबाइल को, इससे अनावश्यक ये स्क्रेच आते हैं। विजय कुमार जी अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो स्क्रीन को न छेड़ें। सभी जुड़े हुए सम्मानित साथियों से निवेदन है कि स्क्रीन शेयरिंग के दौरान एक पेंसिल दिखाई देता है, उसे कोई भी टच ना करें। उसे टच करने से स्क्रैच आ जाता है। जो स्क्रीन शो की जाती है उस पर डिस्टरबेंस आते हैं, भद्दी स्क्रीन दिखने लगती है। अतः करबद्ध निवेदन है कि आप लोग सिर्फ मोबाइल से स्पीकर ऑन कर लें या फिर हेडफोन लगा के विदाउट टचिंग योर स्मार्टफोन आप लोग कार्यक्रम पूरी तरह से लाभ उठाएं। बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। मैंने यहाँ से लॉक कर दिया है। अब इस प्रकार की गतिविधियां संभव नहीं है, ब्लॉक कर दिया मैंने। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस लाइफ चेंजिंग वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। साथियों, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, पूर्व विधायक एवं संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, माननीय मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी, और राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर पर इस वेबिनार में जुड़े हुए समस्त पदाधिकारी, उपासक एवं उपासिकाओं एवं हमारे अन्य साथीगण, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह नोटिफिकेशन जो है मैं सभी लोगों के लिए प्रस्तुत करता हूं और ये देश के आम नागरिकों के लिए प्रस्तुत है। भारत के समस्त नागरिकों के लिए भारत का संविधान का अध्ययन करना कितना अनिवार्य है, यह इस स्लाइड के माध्यम से
राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर के माध्यम से देश के सामने प्रस्तुत किया जाता है और देश के अंदर बच्चे बच्चे को भारत के संविधान का अध्ययन करने का, उसको समझने का, उसको जो है शिक्षकों के माध्यम से जानने का अधिकार है। इसलिए क्योंकि देश के नागरिकों को संविधान के अंदर दिए गए जो मूल कर्तव्य हैं उनका पालन करना है और जिन मूल कर्तव्यों का हमें पालन करना है उसकी जानकारी हमें प्रदान किया जाना राज्य का कर्तव्य है। तो इसलिए केंद्र की सरकार हो या राज्यों की विधानसभाओं की सरकार हो, सबका यह कर्तव्य है, विधिक लायबिलिटी है उनके ऊपर कि भारत के संविधान को शिक्षा के माध्यम से स्कूलों, कॉलेजों, मदरसों और दूसरे जो शिक्षण संस्थान है जिनके माध्यम से देश में शिक्षा प्रदान की जाती है, उनके माध्यम से भारत के संविधान को पढ़ाया जाना अति आवश्यक है। इसलिए संविधान को अनिवार्य शिक्षा के रूप में शामिल किया जाए ताकि देश के सभी नागरिकों को संविधान की जानकारी प्राप्त हो सके। साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत देश के अंदर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भारत में संवैधानिक शिक्षा का काम कर रही है और हम लोग जो है लगातार अपने स्तर से भारत के अंदर शिक्षा प्रदान करने का काम कर रहे हैं। वर्तमान समय में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से भारतीय संविधान में भाग 4 में राज्यों के कर्तव्यों के संबंध में चर्चा हो रही है, परंतु आज मैं जो है व्यस्तता के कारण जो है भाग 4 में आर्टिकल 39 पे चर्चा करने की बजाय नेशनल वुमेन कमीशन यानी राष्ट्रीय महिला आयोग के ऊपर चर्चा करने के लिए जो है अपना समय दे रहा हूँ, क्योंकि जो है ये भी एक महत्वपूर्ण भाग है और जो है इस पर भी चर्चा होना अति आवश्यक है। तो ये जो स्लाइड है ये हमारी पहले से तैयार है स्लाइड और उस पर हम लोग काम करेंगे। तो यह स्लाइड मैंने जो है अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाई हुई है जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो उसी का मैं आज जो है इस्तेमाल करता हूँ।
जैसे कि आज एक नए टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि व्यस्तता के कारण समय का अभाव रहा है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर हम लोग बाद में चर्चा करते, लेकिन उस पर जो है आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये ह्यूमन राइट्स लॉ एंड प्रैक्टिस एक सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट के अंदर 5th सेमेस्टर के छात्रों को मैं द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के संबंध में समझाता हूँ और आज उसी टॉपिक पर जो है हम लोग यहाँ पर इस वेबिनार में चर्चा कर रहे हैं। तो द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी राष्ट्रीय महिला आयोग पर चर्चा हो रही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत के संविधान के अंदर अनुसूचित जाति आयोग 338 के अंतर्गत बना हुआ है। अनुसूचित जनजाति आयोग 338A के अंतर्गत बना हुआ है। उसी तरीके से पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और सफाई कर्मचारी आयोग, ये सारे आयोग भारत के अंदर संवैधानिक और विधिक रूप से काम कर रहे हैं और इन सारे आयोगों के संबंध में मैं अपनी क्लास के अंदर पढ़ाता हूँ। परंतु एक बहुत बड़ा भाग है और वो है महिला आयोग, यानी कि जो भारत की आबादी है उस आबादी में 50% जो महिलाएं हैं वो भी पीड़ित है। अब जब हम देखते हैं कि देश की जो आबादी है उस आबादी में अनुसूचित जाति के लिए एक आयोग है, यानी कि अनुसूचित जाति की समस्याएं हैं, अनुसूचित जनजाति की समस्याएं हैं, पिछड़ा वर्ग की समस्याएं हैं, अल्पसंख्यक वर्ग की समस्याएं हैं, सफाई कर्मचारियों की समस्याएं हैं और महिलाओं की भी समस्याएं। ये सभी कमजोर वर्ग के लोग हैं। इन सबकी समस्याओं को दूर करने के लिए एक एक आयोग का गठन किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि देश की बहुत बड़ी आबादी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक भेदभाव के कारण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा पिछड़ चुकी है। तो उनके एम्पावरमेंट के लिए ये सारे कमीशंस बनाए गए। अब जब हम द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात करते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय महिला आयोग एक अधिनियम के द्वारा बना हुआ है। उस अधिनियम का नाम है द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। राष्ट्रीय
महिला आयोग का चैप्टर नंबर 1 के अंदर उसका नाम क्या है, उसका विस्तार क्या है इत्यादि के संबंध में बताया गया है। तो इस अधिनियम का नाम है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। It extends to whole of India except the state of Jammu and Kashmir, यानी यह जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत पर लागू है। इसके सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी गई है, परिभाषाएं दी गई हैं। परिभाषाएं क्या दी गई हैं? कमीशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कमीशन? तो कमीशन मीन्स द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इस अधिनियम के अंदर जहां जहां पर भी कमीशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो उस कमीशन का अर्थ अधिनियम के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के रूप में ग्रहण किया जाएगा। मतलब कमीशन मीन्स नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जहां जहां पर भी कमीशन शब्द इस्तेमाल हुआ है। मेंबर्स शब्द इस एक्ट में जहां जहां पर भी इस्तेमाल हुआ है, उससे आशय है कि मेंबर ऑफ द कमीशन, कमीशन के सदस्य, जिसमें सेक्रेटरी भी शामिल है। चैप्टर 2 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए जो नेशनल कमीशन बना है उसकी क्या विधियां हैं, यानी कि जो महिलाओं का कमीशन है वह कैसे बनेगा। तो महिलाओं का जो कमीशन है, नेशनल कमीशन की बात हो रही, स्टेट कमीशन की नहीं। The central government shall constitute a body to be known as a National Commission for Women to exercise the powers conferred on and to perform the function assigned in it under Act। यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो बॉडी है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तैयार की जाएगी, यानी केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हो। अब इट मीन्स द पावर टू constitute National Women Commission is in the hand of the central government। केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन की शक्ति है, एक बात। दूसरी बात, यह जो शक्ति है वह किस तरह से काम होगी? तो कमीशन में जो है, कमीशन का निर्माण कैसे होगा? ये जो है 2 के अंदर बताया है ए में कि ए चेयरपर्सन कमिटेड to a cause of women to be nominated by the central government। यानी जो केंद्र की सरकार है वह एक चेयरपर्सन को मनोनीत करेगी। जो महिला आयोग की चेयरपर्सन
होंगी या होगा, उसका मनोनयन करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी, और वह जो चेयरपर्सन है वो महिलाओं के प्रति, महिलाओं के कल्याण के लिए कमिटेड होगा। तो इट मीन्स देयर विल बी ए चेयरपर्सन इन ए नेशनल वुमेन कमीशन। राष्ट्रीय महिला आयोग में एक चेयरपर्सन होगा जिसका मनोनयन करेगी केंद्र सरकार। उसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग में और कौन कौन होगा? 5 members to be nominated by the central government from amongst person of ability, integrity, of standing, who have had experience in law or legislation। यानी कि 5 सदस्यों का मनोनयन भी केंद्र सरकार करेगी। और ये जो 5 सदस्य होंगे उनमें जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, उन्हें कानून का एक्सपीरियंस होना चाहिए, विधायिका का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो है वुमेन्स के लिए जो है सेवा करने का होना चाहिए, वेलफेयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस तरीके से जो है ये एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए। और ये एक्सपीरियंस जिन लोगों के पास है और जिन्हें केंद्र सरकार समुचित समझती है, उन्हें वह मेंबर्स के रूप में नियुक्त कर देती। फिर इसमें खास क्या है? इसमें खास ये है कि जो मेंबर्स होंगे उसमें एक मेंबर शेड्यूल कास्ट से कंसर्न होना चाहिए। यानी कि इन द वुमेन कमीशन देयर शुड बी ए मेंबर विच बिलोंग्स टू द कम्युनिटी ऑफ शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी से एक मेंबर होना चाहिए। दूसरी कि एक मेंबर जो है शेड्यूल ट्राइब्स से होना चाहिए। इस तरीके से ये कमीशन का निर्माण होगा। A member secretary to be nominated by the central government who shall be, यानी केंद्र की सरकार एक सेक्रेटरीट से मेंबर को भी नॉमिनेट कर सकती है। जो उनके सेक्रेटरी हैं उनको भी, उनमें से भी किसी एक को नॉमिनेट कर सकती है, जिसमें से उस पे क्या होना चाहिए? एबिलिटी, एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और सोशियोलॉजिकल मूवमेंट। और यानी कि जिस सेक्रेटरी को केंद्र की सरकार नियुक्त करेगी उसके पास अथवा उसके पास संगठनात्मक अथवा सामाजिक आंदोलन का अनुभव होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए उसमें। और एन ऑफिसर हु इज मेंबर ऑफ ए सिविल सर्विस, या सिविल सर्विस का वह एक ऑफिसर होना चाहिए। इस तरीके से एक सेक्रेटरी को भी नियुक्त किया जा सकता है। अब इन जो है लोगों को के माध्यम से केंद्र की सरकार एक महिला आयोग की नियुक्ति करेगी। अब ये महिला आयोग क्या करेगा? टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस
चेयरपर्सन एंड मेंबर्स। ये जो चेयरपर्सन है, ये जो मेंबर्स हैं, उनकी टर्म्स और कंडीशंस क्या है, मतलब उनकी जो नियुक्ति हो रही है, उनकी नियुक्ति क्या, मनोनयन, नॉमिनेशन। तो जो नॉमिनेशन हो रहा है, उनकी सेवा शर्तें क्या होंगी, वो मेंबर्स की सेवा शर्तें क्या होंगी, उनके लिए क्या टर्म्स है, क्या कंडीशंस है, उस संबंध में जानकारी लेते हैं। तो द चेयरपर्सन एंड एवरी मेंबर शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड not ascending 3 years as may be specified by the central government in this behalf। यानी केंद्र की सरकार के बिहाफ पर, केंद्र की सरकार के बिहाफ पर ये जो चेयरपर्सन नियुक्त होंगे वह 3 वर्ष के लिए होंगे। 3 वर्ष से ज्यादा उनका कार्यकाल नहीं होगा। यानी मतलब चेयरपर्सन विल वर्क फॉर 3 आवर्स 3 ईयर्स 3 वर्षों के लिए जो है वह नियुक्त होंगे। एक शर्त तो जय है। दूसरी, द चेयरपर्सन और ए मेंबर other than the member secretary who is a member of civil service of the union or of an all India service or holds civil post under the union may by writing and addressed to the central government resign from the office of chairperson or as the case may be of the member at any time। यानी कि जो चेयरपर्सन है या मेंबर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी समय इस्तीफा दे सकता है जब चाहे। The central government shall remove a person from the office of chairperson or a member referred to in subsection 2 if that person। यानी जो केंद्र की सरकार है वह चेयरपर्सन के ऑफिस से या किसी मेंबर को रिमूव कर सकती है, हटा सकती है। किस तरीके से? get convicted and sentenced to imprisonment for an offense which in opinion of the central government involve moral turpitude। यानी कि यदि कोई मेंबर है या कोई भी व्यक्ति है जिसको मनोनीत किया गया है, अगर वह किसी अपराध में उसको सजा दी जाती है या कन्वेक्शन होता है तो उसको हटा दिया जाएगा। बिकम ऑफ अनसाउंड, यानी कि उसका जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो अनसाउंड हो जाएगा, मस्तिष्क काम नहीं करेगा, तब उसको जो है हटा दिया जाएगा। बट वो अनसाउंड हो गया है, इट शुड बी डिक्लेयर बाय द कोर्ट। दूसरा, रिफ्यूज टू एक्ट, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये ध्यान देने की जरूरत है कि रिफ्यूज टू एक्ट और बिकम्स इनकेपेबल ऑफ एक्टिंग। यानी कि रिफ्यूज टू एक्ट, वह काम करने से इनकार कर देता है। जब वह कार्य करने से इनकार कर देता है, यह असक्षम हो जाता है। 2 बात, या तो वह जो है कार्य करने से इनकार कर देता है
तब उसको रिमूव कर दिया जाएगा, या वह असक्षम हो जाता है, काम करने लायक ही नहीं बचता है, उसमें कैपेबिलिटी नहीं बचती है, वह इनकेपेबल हो जाता है, तब उसको हटा दिया जाएगा। इज विथाउट ऑब्टेनिंग लीव of absence from the commission, absent from the constitutive meeting of the commission, जो कमीशन की मीटिंग होती है उसमें वह absent होता है। Or the opinion of the central government has so absurd the position of chairperson or member as to render that person constituents in ऑफिस डिटरमाइंड पब्लिक इंटरेस्ट, या जो है वह पब्लिक इंटरेस्ट में कार्य नहीं करता है। एक नेक्स्ट है कि और जो वैकेंसी होगी, खाली होगी सीट, उसको नेक्स्ट जो है नॉमिनेशन के माध्यम से फिल किया जाएगा। सैलरी और अलाउंसेस पेबल टू एंड the other terms and conditions service of the chairperson and member shall be such as may be prescribed, और उनकी जो सैलरी है और जो दूसरे भत्ते हैं, वेतन और भत्ते, वो होंगे जो है प्रिस्क्राइब किए जाएंगे, समय समय पर जो है प्रिस्क्राइब किए जाएंगे। ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉइज ऑफ द कमीशन, जो उसका कमीशन होगा, उसके दूसरे अफसर और कर्मचारियों की क्या स्थिति होगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड ए कमीशन विथ सच ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज एज मे बी नेसेसरी फॉर द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन ऑफ द कमीशन अंडर द एक्ट। यानी इस अधिनियम के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कमीशन को ऑफिसर्स प्रोवाइड करेगी। The salary and allowances payable to and the other terms and conditions of service of the officers and other employees appointed for the purpose of the commission shall be as may be prescribed। यानी कि जो सैलरी है, अलाउंसेस है, जो एक्ट के अंतर्गत प्रिस्क्राइब किया गया है उसके अनुसार होगा। The salary and allowances to be paid out of grants, जो है जो grants है उससे बाहर होगा। The salaries allowances payable to the chairperson and members and administrative expenses including salaries, allowances and the payable to the officers and other employees referred to in section shall be paid out of grants referred by subsection। यानी कि एज पर लॉ जो है उनकी सैलरी होगी, प्राप्त होगी। वैकेंसीज भी जो है वैकेंसीज एटसेट्रा नॉट टू बी इनवैलिडेट प्रोसीडिंग फॉर कमीशन, नो एक्ट और proceeding of the commission shall be questioned, shall be invalid on the ये इनकी वैकेंसी संबंधित है। आगे चलते हैं। The commission shall have the power to cooperate as a member of any committee appointed under the subsection. Such number of persons who are not members of the commission as it may be think fit, and persons who opted shall have attended the meeting of the committee and take the proceeding। तो इसके अंतर्गत जो है
कमीशन के कार्य बताए गए हैं। अब ये जरूरी है कि फंक्शन ऑफ द कमीशन को समझना। ये जो महिला आयोग है वह उसका फंक्शन क्या होगा? तो फंक्शन ऑफ द कमीशन क्या है? द कमीशन शैल परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कमीशन जो है सभी जो इस अधिनियम के अंतर्गत सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया है उस पर फंक्शन करेगा। नंबर 1, कमीशन को इन्वेस्टिगेट एंड एग्जामिन करने की शक्ति दी गई, यानी इन्वेस्टिगेट एंड एग्जामिन ऑल मैटर रिलेटिंग टू द safeguard provided for women under the Constitution and other law। जो भारत के संविधान के अंदर और दूसरी विधियों में महिलाओं के लिए संरक्षणात्मक लॉ है, मतलब महिलाओं के लिए भारत के संविधान के अंदर और दूसरे अधिनियमों के अंतर्गत जो लॉ है उनका जो सेफ गार्ड लॉ है उनका इन्वेस्टिगेशन और उनका एग्जाम करेंगे, यानी परीक्षण करेंगे। जैसे कि भारत के संविधान के अंदर जो है अनुच्छेद 15 है। अब अनुच्छेद 15 इस के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक लाइक एग्जाम्पल अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जो है महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए राज्य जो है विशेष उनके कल्याण के लिए विशेष उपबंध कर सकेगा। तो अब ये महिला आयोग इस विषय में देख सकता है कि जो राज्य है क्या उसको आवश्यकता है किसी राज्य में महिलाओं के लिए विशेष उपबंध ये करने की जो शक्ति दी गई है उसमें कुछ विशेष उपबंध करने की आवश्यकता है। तो अब यहाँ पर किस किस संरक्षणात्मक अधिनियमों और जो है अनुच्छेदों पर ये आयोग जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं, एग्जामिन करते हैं, जो सेफ है। दूसरा पॉइंट है प्रेजेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो इनकी रिपोर्ट होगी उसको ये सेंट्रल गवर्नमेंट को वार्षिक रूप से प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एनुअली एंड एट सच अदर टाइम्स एज कमीशन में डीम फिट रिपोर्ट अपॉन द वर्किंग ऑफ दो सेफगार्ड। यानी जो सेफ गार्ड है उसके संबंध में ये वार्षिक रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेफ गार्ड के रूप में जैसे आर्टिकल 15 के अंदर जो है ये भी कहा गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान और लिंग के आधार पे विभेद नहीं किया जाएगा। तो ये देखेगा ये नेशनल कमीशन के लिंग के आधार पे क्या विभेद हो रहा है, क्या डिस्क्रिमिनेशन बेसिस ऑफ द सेक्स हो रहा है, और हो रहा है तो उस पर जो है वो अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपेगा। क्या उनका जो है जो रिजर्वेशन महिलाओं को मिला हुआ है उस पर जो है कितना सफलता मिली, कितनी असफलता मिली, उस पर भी ये जो है दे सकता है सेफ गार्ड। दूसरा इसके अलावा जो है जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 वो एक विधि है। उस विधि में घर के अंदर महिलाओं के ऊपर जो
वायलेंस हो रहा है, मारपीट हो रही है, हिंसा हो रही है, उसमें कितना वृद्धि हुई या कितनी कमी आई, इस पर भी जो है ये सेफ गार्ड के रूप में जो है देख सकती है और कर सकती है महिला कमीशन, और रिपोर्ट रखेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने। उसके बाद है कि 10 में ही है, मेक इन सच रिपोर्ट्स रिकमेंडेशन फॉर द effective implementation of those safeguards for improving the condition of women by the union or union state। और जो है ये जो रिपोर्ट है उसका जो उस पर जो है इफेक्टिव रूप से, प्रभावशाली रूप से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, जो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिलाओं से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट तैयार की गई है, वह सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। वह यह भी देखेगी कि उस रिपोर्ट पर जो है प्रभावशाली ढंग से उसका क्रियान्वयन हो और जो है उससे महिलाओं की स्थिति में सुधार हो। Revive from time to time the existing provisions of the Constitution and other law affecting women and recommendation amended there to so as to suggest। कहने का मतलब है जो महिलाओं से संबंधित भारत के संविधान में अनुच्छेद हैं या दूसरी विधियां हैं, जैसे आईपीसी के अंदर जो है 498A है और जो है 100 दंड प्रक्रिया संहिता में जो है 125 है और जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 महिलाओं के संबंध में। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी जो विधियां हैं वह कितना प्रभावशाली ढंग से उनका कल्याण कर पा रही है और कितना नहीं कर पा रही है, कितना उनका प्रभाव पड़ रहा है, इस संबंध में वह इनमें संशोधन का प्रस्ताव भी जो है तैयार करेंगी और सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगी। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आया और जो है 498A यानी कि जो है क्रूएलिटी, दहेज के लिए क्रूएलिटी, क्रूरता करना, मेंटल क्रूएलिटी, फिजिकल क्रूएलिटी, तो उस सेक्शन की वजह से कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है और कितना नहीं हुआ है, क्या घटनाएं बढ़ी है या घटी है, डोमेस्टिक वायलेंस घटा है या बढ़ा हुआ है, क्या जो आर्टिकल 15 में सेफ गार्ड दिया गया है डिस्क्रिमिनेशन बेसिस ऑफ द सेक्स, क्या वह घटा है या बढ़ा है। इस संबंध में अगर उनको कुछ लगता है कि कोई सुधार किया जाना चाहिए किसी सेक्शन में, किसी अधिनियम में, किसी आर्टिकल में, तो महिला आयोग जो है उसमें संशोधन के लिए भी प्रपोजल रखेगा। इस तरीके से टेक अप द केसेस ऑफ द वायलेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and of other laws relating to women with the appropriate authority। और जो संविधान के अंदर प्रावधान है और जो दूसरी महिलाओं के जो महिलाओं से संबंधित दूसरी विधियां हैं, जब उनका उल्लंघन होता है तो उन उल्लंघन के संबंध में भी वो स्टेप उठाएंगे। लुक into the complaints and take so moto of the matter relating to, तो महिलाओं से संबंधित जो मैटर है उस पर वह सो मोटो लेंगी, संज्ञान में लेंगी। उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे। जो राइट्स है उनके वुमेन्स के
उसके संबंध में जो है वह सब फोटो लेंगे। इस तरीके से महिला कमीशन को महिलाओं से संबंधित मामलों में जो विधियां हैं उनका उल्लंघन होता है तो उसमें वह सो मोटो लेने की शक्ति रखती है। इसके अलावा कॉल फॉर स्पेशल स्टडीज और इन्वेस्टिगेशन टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम। इसके अलावा कोई विशेष समस्या आती है तो उस विशेष समस्या पर वह इन्वेस्टिगेशन करेंगी, यानी अन्वेषण करने की शक्ति रखती है और उस पर स्पेशल स्टडी भी कर सकेंगे। और सिचुएशन arising out of the discrimination and atrocities against women and indefinite the constraint so as the recommended strategies for the removal। कहने का मतलब है कि जो महिलाओं के ऊपर एट्रोसिटीज अत्याचार होगा, भेदभाव होगा, उस संबंध में वह इन्वेस्टिगेशन करेंगी और उस पर स्टडी करेंगी विशेष मामलों में। अंडरटेक promotional and educational research so as to suggest way to ensuring due representing of women in all spheres and identity factor responsibly। यानी महिलाओं की जो दशा है, जो उनकी समस्याएं हैं, उस पर जो है एजुकेशनल रिसर्च भी जो है की जाएगी। इस प्रकार से पार्टिसिपेट एडवाइज ऑन द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड एनी एलिवेट द प्रोग्रेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन अंडर यूनियन और एनी स्टेट। यानी किसी केंद्र की सरकार में या किसी राज्यों की सरकार, किसी राज्य की सरकार में राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए, महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए केंद्र की सरकार या राज्यों की सरकार में शामिल होगी और उसको एडवाइस करेगी प्लानिंग करने के लिए कि आप ये प्लानिंग करिए। ये इम्पोर्टेंट है कि महिला आयोग केंद्र की सरकार में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए शामिल होगी। जो भी उनकी मीटिंग हो रही है, प्लानिंग हो रही है, उस प्लानिंग में शामिल होगी और फिर वहां पर जो है वह उनकी तरक्की के लिए, सामाजिक और आर्थिक तरक्की के लिए एडवाइस करेगी। इंस्पेक्ट और काज टू बी इंस्पेक्टेड और जेल, रिमांड होम, वुमेन्स इंस्टीट्यूशन or other place of custody where women are kept as a prisoner or otherwise, and take up with the concerned authority for remedial action if found necessary। कहने का मतलब है कि जो महिलाएं हैं उनके साथ जो है सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वह हर जगह होता है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह जेल के अंदर और रिमांड होम में या किसी वुमेन्स संस्थान में जहां पर महिलाओं को कैदी के रूप में रखा जाता है,
वहां पर वह उन महिलाओं की स्थिति को चेक करने के लिए यानी निरीक्षण करने के लिए वो जाएंगी। यानी राष्ट्रीय महिला आयोग को जेल के अंदर, रिमांड रूम में या किसी वुमेन्स इंस्टीट्यूट में या किसी कस्टडी रूम में एक कैदी के रूप में जहां पर उन्हें रखा जाता है, वहां पर ये महिला आयोग उनकी स्थिति का निरीक्षण करने के लिए जा सकती है। शक्ति प्रदान की गई है। जैसे जेल के अंदर जो बेसिस ऑफ द सेक्स जो है वर्गीकरण किया जाता है कि महिला कैदी अलग रखी जाती हैं, पुरुष कैदी अलग रखे जाते हैं। दूसरी बात, उसके बावजूद अगर कोई शिकायत मिलती है जेल के अंदर कि जेल के अंदर महिलाओं के साथ ये समस्या आ रही है, तो नेशनल वुमेन कमीशन वहां पर निरीक्षण करेगा। उसके अलावा जैसे कि वुमेन्स इंस्टीट्यूशन की बात जैसे करें, बहुत सारे जैसे कि जो है बहुत सारे मामले होते हैं, तो उसमें महिलाओं को जो है न्यायालय के समक्ष जब महिलाओं की गार्जियनशिप का सवाल पैदा होता है, तो जैसे कि मैरिज हो जाती है, नौजवान लड़के और लड़की जो है आपस में मैरिज कर लेते हैं और माता पिता यह कंप्लेन लिखा देते हैं कि भाई हमारी बच्ची जो है नाबालिग और जो है बहला फुसला के हमारे बेटी को जो है इनने मैरिज कर ली है और आगे ले जा करके ये उसको जो है उसका मिसयूज करेंगे। इस तरह की कंप्लेन भी लिखा देते हैं। तो वैसी स्थिति में लड़की नाबालिग है और लड़का कहता है कि नहीं मैंने मैरिज की है और ये बालिग है। लड़की की उम्र 22 साल है और लड़की के घर वाले कहते हैं जो है 16 साल है। तो डिस्प्यूट ऑन द एज ऑफ द गर्ल खड़ा हो जाता है न्यायालय के समक्ष। न्यायालय को डिसाइड करना है कि इस बच्चे की उम्र जो है 19 से ऊपर है या जो है नहीं है, 16 साल है, 15 साल है, 14 साल है ये। तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो गार्जियनशिप का सवाल पैदा होता है कि लड़की को उसके पति के पास दिया जाए जो ये कह रहा है कि मैंने विवाह किया है आर्य समाज से और ये मेरा सर्टिफिकेट है, ये वीडियो है, ये फोटो है, ये गवाह है। और जो है माता पिता कह रहे हैं साहब हमारी लड़की तो नाबालिग है, वो डिसीजन लेने की स्थिति में ही नहीं, इसलिए ये सब मैरिज अरेज सब इनवैलिड है। तो दोनों स्थिति में बच्ची किसको सौंपी जाए, माँ को सौंपी जाए, पिता को सौंपी जाए या पति को सौंपी जाए। तो वहां पर ये समस्या खड़ी हो जाती है कि पति को भी नहीं दे सकते, अभी गार्जियनशिप उसके पास नहीं है, डिस्प्यूटेड है। और जो एक लड़की की गार्जियनशिप होती है वो यह होती है कि जो है बिफोर मैरिज उसके गार्जियन माता पिता होते हैं और मैरिज के बाद जो है उसकी गार्जियनशिप जो है उसके पति के पास चली जाती है। तो अब माता पिता के पास गार्जियनशिप है या पति के पास, तो ऐसी स्थिति में उस लड़की को नारी निकेतन में भेज दिया जाता है। अब नारी निकेतन यानी वुमेन्स इंस्टीट्यूशन, जहाँ यहाँ जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि वुमेन्स इंस्टीट्यूशन, महिला संस्थान, तो अब नारी निकेतन में उस लड़की के साथ क्या हो रहा है। बहुत सारे आरोप लगते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले भी सुनने में आते हैं कि तो ऐसे कभी इस तरह की कोई घटना घटती है तो वहां पर भी जो है महिला आयोग को शक्ति प्राप्त है कि ऐसे वुमेन्स इंस्टीट्यूशन, रिमांड होम या जो है जेल के अंदर भी जो है उनको अथॉरिटी है कि वो जाएंगे वहां पर
निरीक्षण करेंगे कि व्हाट इज रियल पोजीशन ऑफ द वुमेन इन दिस इंस्टीट्यूट। इसके अलावा जो है, जो वुमेन की संबंध में उनको जो अधिकार प्राप्त है वो ये है कि फंड लिटिगेशन इन्वॉल्विंग इशू अफेक्टिंग लार्ज बॉडी ऑफ वुमेन, महिलाओं से संबंधित उनके वित्तीय मामलों में, मेक periodical report to the government on any matter pertaining to the women and in the particular various difficulties under which women toil. Any other matter which may be referred to the सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा और भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसको शक्तियां प्रावधान की जाती हैं, उन सारी शक्तियों का भी वह इस्तेमाल करेगी महिला आयोग। चेयरपर्सन, मेंबर्स एंड स्टाफ ऑफ द कमीशन टू बी पब्लिक सर्वेंट। जो महिला आयोग का चेयरपर्सन है, मेंबर्स है और उसका स्टाफ है, वो सब पब्लिक सर्वेंट होंगे, यानी लोक सेवक होंगे। लोक सेवक की परिभाषा के अंतर्गत वो आएंगे। लोक सेवक यानी स्टेट, आर्टिकल 12 में फिर चला जाएगा ये भी स्टेट है। The chairperson, the members, officers and other employees of the commission shall be deemed to be public servant within the meaning of section 21 of Indian Penal Code। जो भारतीय दंड संहिता की धारा 21 है उसमें लोक सेवक है, इस संबंध में परिभाषित किया गया है। तो लोक सेवक के संबंध में परिभाषित सर माइक अनम्यूट कर ले, माइक म्यूट हो गया। जो आईपीसी के सेक्शन 21 में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है, उसी परिभाषा के अंदर राष्ट्रीय महिला आयोग के चेयरपर्सन और उसके मेंबर्स इत्यादि आएंगे। इसके अलावा जो है, जहां तक वुमेन्स कमीशन का मामला यहाँ पे समाप्त होता है, अब वर्तमान समय में वुमेन की क्या स्थिति है, तो वुमेन कमीशन की क्या स्थिति है, इस संबंध में मैं आपको बताता हूँ। राष्ट्रीय महिला आयोग
सर कुछ नेक्स्ट वीक में ले लेंगे, आज का हो ही गया टाइम। हाँ? आज का टाइम भी हो गया, नेक्स्ट वीक में ले लेंगे। हाँ बताइए सर। आज का मीन समय भी हो गया, हाँ हाँ कुछ नेक्स्ट वीक में ले लेंगे अगर ठीक भी हो। हाँ हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जो है महिला कमीशन के संबंध में आप लोगों को जानकारी मिल गई, और समय हो रहा है। ये जो स्क्रीन शेयर करी है मैंने, ये नेशनल वुमेन कमीशन से संबंधित है। ये जो इस समय जो है, जो नेशनल वुमेन कमीशन की प्रेसिडेंट है वो रेखा शर्मा। इनकी नियुक्ति 7 अगस्त 2018 को हुई है। और सबसे पहले जयंती पटनायक की हुई थी, जो पहली जो है चेयरपर्सन थी 30 जनवरी 1995 को। फिर बी मोहनी गिरी की हुई 1998 तक। वर्तमान समय में जो है, जो नेशनल कमीशन है उसकी ये मैं जो है कर्सर पे रख के वेबसाइट पे कर्सर रखा हुआ हूँ, और यहाँ पे क्लिक करने से सीधा नेशनल वुमेन कमीशन में पहुंच जाएंगे। और वहाँ की जो है बहुत सारी जानकारियां जो हमारे लोग पास होनी चाहिए वो इसमें आ जाती है। अब ये देख रहे हैं कि कंप्लेंट एंड इन्वेस्टिगेशन सेल यहाँ पर बना हुआ है। अगर हमें कंप्लेन और इन्वेस्टिगेशन से संबंधित जानकारी लेनी है तो हम इसको क्लिक करेंगे तो इससे संबंधित जानकारी मिल जाएगी। लीगल सेल की जानकारी लेनी है तो वो यहाँ से मिल जाएगी। और पीएमआर सेल की जानकारी, नॉन रेजिडेंट इंडियन सेल की, नॉर्थ ईस्ट सेल की, एनसीडब्ल्यू सेल ऑल की जानकारी मिल जाएगी। और ये जो है न्यूज चल रही है, व्हाट न्यू, नया क्या हो रहा है महिला आयोग में, इस संबंध में जानकारी चल रही है। तो जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे और क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो है हमें सारी जानकारियां मिल जाएंगी। इसका एड्रेस क्या है, इसकी कार्यप्रणाली क्या है, इन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट में क्या लिखा है, पिछली रिपोर्ट में क्या भेजा है, कितना इस महिला आयोग ने काम किया है, और इससे पूर्व महिला आयोग ने क्या काम किया था, उससे पूर्व महिला आयोग ने क्या काम किया है। इन जो है, जो महिला आयोग के जो अध्यक्ष है, चेयरपर्सन है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो किस राजनीतिक बैकग्राउंड से संबंधित हैं, वो मेंबर्स कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी कार्यप्रणाली क्या है, उनके सचिव की डिटेल क्या है, फोन नंबर क्या है, फैक्स क्या है, ये सारी जानकारियां जो है इसमें सारी इंक्लूड है। और जो है ये हम लोग को समय समय पे इससे लेते रहने की आवश्यकता है। तो यहाँ से जो है मैं यहीं पर अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ, और आगे जो है
नेक्स्ट जो है, कभी मौका मिलेगा तो विस्तार से जो है अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग पर अलग अलग चर्चा करने की आवश्यकता है। तो उस पर विशेष जो है रूप से देखना है कि वो एक संवैधानिक आयोग है और उसको क्या शक्तियां प्राप्त हैं और कितनी शक्तियां प्राप्त हैं, और क्या वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है और कितना कर रहा है, कौन कौन सी रिपोर्टें पेश की हैं। तो जब हम देखेंगे अनुसूचित जाति आयोग को, अनुसूचित जनजाति आयोग को, तो उसको जो है संविधान के द्वारा अपार शक्तियां प्रदान की गई, बेमिसाल शक्तियां प्रदान की गई है, अपार शक्तियां प्रदान की गई है। अगर अनुसूचित जाति आयोग अपनी शक्तियों का दृढ़ता के साथ काम करे, पालन करे, तो वो अकेले ही बहुत सारा जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों का कल्याण कर सकता है, इतनी शक्तियां से प्राप्त। लेकिन उस संबंध में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। नमो बुद्धाय, जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद रिस्पेक्टेड धीमान साहब, आपका बहुत ही आज स्पेशल टॉपिक कहना चाहिए। और आप सभी जुड़े हुए साथियों को भी मैं बताना चाहूँगा कि कल पिछले लास्ट डेट जो हमारा 9 मई का दिन था वो वुमेंस डे ही था, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये उन्हीं को समर्पित था कि हमें भारतीय संविधान के बहुत सारे आर्टिकल्स तो हम पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जब स्पेशल डे होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण खास दिवस होते हैं, तो उस पर हमारे आदरणीय धीमान साहब का विशेष आकर्षण रहता है। और कहीं ना कहीं ये उन्हीं आल महिलाओं को लेकर के आज का जो इतना बड़ा जो आयोग है, जो महिलाओं को ही समर्पित है, महिलाओं के कल्याण से संबंधित, उनके वेलफेयर से संबंधित, उनके एम्पावरमेंट से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस महिला आयोग के माध्यम से ही केंद्र की सरकार करते आई है। लेकिन कितना सार्थक है कितना नहीं, वो तो हम सभी समय समय पर देखते हैं। तो इस बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के लिए, बहुत महत्वपूर्ण इस कमीशन की जानकारी के लिए रिस्पेक्टेड धीमान साहब का आज प्रबोधन था, तो पूरे हृदय से, पूरे संगठन की ओर से उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो सम्मानित साथियों, समय जैसा कि प्रत्येक सोमवार को हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का 7 से 8 बजे का जो समय निर्धारित है, तो समय थोड़ी 19-20 हो जाती है, तो कीमती समय आप सभी जुड़ते हैं और जुड़ना अति आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे संवैधानिक अधिकारों की बात है। तो इसे जब तक हम सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, मैं तो इसे कहता हूँ कि संविधान का ज्ञान ही बढ़ाएगा हम सभी का स्वाभिमान। तो आत्म सम्मान और स्वाभिमान से यदि जिंदगी जीनी है तो संविधान की बातें, संविधान के महत्वपूर्ण पहलुओं को जानना जरूरी है साथियों। तो पुनः बहुत बहुत साधुवाद के साथ आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी से मैं अनुरोध करूंगा कि अंतिम प्रबोधन के माध्यम से कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। स्वागत है संस्थापक अध्यक्ष महोदय। सभी को पुनः एक बार फिर नमो बुद्धाय, जय हिंद। हमारे संविधान प्रबोधनकार प्रोफेसर आरसी देवयान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब का, इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब का, और आज के प्रोग्राम के संचालक अशोक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी साथी जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि मंगल गाथा सभ्य सत्ता के माध्यम से आज के कार्यक्रम को समाप्त करने की कृपा करें। मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी साहब, सभी साथियों से अनुरोध है कि अपने अपने माइक के पुनः खोल लें और सभी साथी सप्तमी मंगल गाथा में एक साथ हम बोलें। सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु,
सभे हन्तु चकेनो सभे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमात् सभे सत्ता सुखी भवन्तु सभे हन्तु चकेनो सभे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमात् सभे सत्ता सुखी भवन्तु सभे हन्तु चकेनो सभे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमात् साधु 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 नमामि आज के वेबिनार का समापन किया जाता है। सभी उपस्थित आदरणीय जनों को सादर नमस्कार। जय जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम नमो बुद्धाय जय भीम।